तो आज मैं सारा डर आपका खत्म करके रहूंगा। मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, बेसिक बिल्कुल हम समझने वाले हैं इसका, ठीक है, जिसे हिंदी में हम बीजगणित कहते हैं। और ये क्लास होने वाली है 0 टू हीरो। ओके, क्या होने वाली है? 0 टू हीरो वाली क्लास होने वाली है। पूरा एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा और बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा कि जहां पे आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाएंगे कि जब वीडियो ये खत्म होने वाली होगी तो आप तब तक पाएंगे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए, केवल आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप समझेंगे और फिर दूसरों को समझा भी पाएंगे। आज की क्लास ऐसी होने वाली है। ओके, तो हम पहले समझने का प्रयत्न करते हैं व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित है क्या। ठीक है, तो देखिए, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स वेयर वी यूज लेटर्स इंस्टीड ऑफ मिसिंग नंबर्स। क्या? कि बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम अज्ञात संख्याओं की जगह अक्षरों जैसे एक्स वाई का उपयोग करते हैं। बीजगणित क्या है? जिसमें हम अननोन वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है ये, जिसका नाम है चिंकू, ठीक है, जिसका नाम है चिंकू। इसके पास पहले से ही 5 रुपए थे, ठीक है, और इसकी मम्मी ने क्या करा, इसकी पॉकेट में, या आप ऐसे समझिए मम्मी ने क्यों, जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं, ठीक है, तो ये अपनी कहीं रिलेशन में गया, ननिहाल गया, और ननिहाल में गया तो नानी ने क्या करा, इसको पॉकेट में दे दिया कुछ, ठीक है, क्या करा, पॉकेट में इसे जो है कुछ दे दिया, ठीक है, और घर जब आकर उसने देखा तो उसके पास टोटल कितने रुपए हुए, उसने काउंट करा तो उसके पास हो गए थे 55 रुपए हो गए थे। कितने रुपए हो गए थे? 55 रुपए। तो उसने तुरंत कैलकुलेट किया। तो अब हमें तो नहीं पता है कि उसको नानी ने कितना दिया, तो हमने क्या मान लिया? एक्स रुपए मान लिया कि नानी ने उसे क्या दिया था, एक्स रुपए दे रखे थे, और तब न जाकर कितना हुआ था, 55 रुपए हुआ था। अब यहीं से कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे। ये जो अननोन वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू है उसी को हमने मान लिया एक्स मान लिया, और यही क्या हो जाती है, यहीं से हमारी शुरू हो जाती है अलजेब्रा। यहीं से क्या शुरुआत हो जाती है? अलजेब्रा की शुरुआत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की, कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं क्या होता है ये कांस्टेंट और क्या होता है ये वेरिएबल, कौन सी वाला है ये। ठीक है, देखिए, कांस्टेंट जिसका मतलब क्या होता है, अचर राशि, हिंदी में क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। कांस्टेंट्स नंबर्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कोई ऐसे वैल्यूज जिनका मान क्या हो, फिक्स हो, कुछ ऐसे नंबर्स जिनका क्या हो, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जिनका क्या है, वैल्यू क्या होती है, फिक्स हो, और उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अलग बात है कि हमने उन कांस्टेंट को ही, ठीक है ना, कांस्टेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, न्यूमेरिकल से, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने इनको रिप्रेजेंट करा, जिसे 1 2 3 5 ये समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, पार्ले जी बिस्किट लेना है, पार्ले जी गोल्ड लेना है। ठीक है, क्या लेना है, पार्ले जी गोल्ड लेना है। अब मैं रहता हूँ कहाँ, कौशाम्बी में। कहाँ रहता हूँ? कौशाम्बी में रहता हूँ। और इस कौशाम्बी में जब मैं रहता हूँ तो मुझे पार्ले जी खाने का मन हुआ और मैंने ले लिया पार्ले जी गोल्ड ले लिया। ठीक है ना, पार्ले जी गोल्ड जब मैंने लिया तो कितने का मिल गया मुझे, 10 रुपए का मिल गया। कितने का मिल गया? 10 रुपए का। और फिर कुछ समय बाद मुझे जाना हुआ, मैं कहीं बाहर चला गया, कानपुर गया या दिल्ली गया, वहां भी मेरा मन कर गया कि चलो भाई आज क्या करना है, पार्ले जी गोल्ड खाना है। अब मैं वहां पे भी जब पार्ले जी गोल्ड लेने जाता हूँ तो वहां पे भी मुझे क्या मिलता है, इसी 10 रुपए का मिलता है पार्ले जी गोल्ड, न कम न ज्यादा, 10 रुपए का। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि पार्ले जी गोल्ड कौशाम्बी में भी 10 रुपए का था, पार्ले जी गोल्ड कानपुर में भी क्या था, 10 रुपए का ही था। ठीक है, तो ये 10 रुपए, मतलब इस पार्ले जी गोल्ड की वैल्यू क्या थी, फिक्स। पार्ले जी गोल्ड की वैल्यू क्या थी, फिक्स रही। तो ये क्या हो गया, हम इसे कह सकते हैं कि क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इस पार्ले जी की वैल्यू क्या रही, फिक्स रही। तो हमने उस फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे करा, नंबर से रिप्रेजेंट करा, न्यूमेरिकल से। तो क्या है, 10 है। बस समझ पा रही? ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनका क्या होता है, वैल्यूज फिक्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट हम कहेंगे, जिन्हें हम नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए
फिर आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जिनका मान जो है फिक्स नहीं होता है, जिनका मान फिक्स नहीं होता है। सिंबल्स सच दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब वे प्रतीक अक्षर जिनका मान बदल सकता है या कंटिन्यूस बदलता ही रहता है, ठीक है ना। तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, इन नंबरों से हम क्या करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किससे करा जाता है? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। इट्स वैल्यूज हैव नॉट फिक्स्ड, इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या लेना है? पोटैटो लेना है, ठीक है। क्या लेना है मुझे? पोटैटो लेना है, आलू लेना है। और आलू मैंने सैनी बाजार से परचेज करा, ठीक है। सैनी में मैं गया आलू लेने के लिए, और जब मैं वहां पे गया तो मुझे 20 रुपए किलो का आलू मिल गया। चलो भाई मैंने लिया। लेकिन अब मैं फिर से जो है नेक्स्ट टाइम जब बाजार करने गया तो मुझे इस बार कहाँ पे भेज दिया गया कि भाई आज सैनी की बाजार नहीं, आज सिराथू की बाजार। कहाँ की बाजार है? सिराथू की बाजार है, ठीक है। और सिराथू की बाजार जब मैं जाता हूँ तो वहां पता चलता है मुझे 19 रुपए का मिल जाता है। कितने का मिल जाता है? 19 रुपए किलो का मिल जाता है। फिर ये हुआ कि चलो भाई और कहीं से पता कर लिया जाए, या और मेरे पड़ोसी गए लेने के लिए, ठीक है। तो अब वो पड़ोसी मेरा कहाँ चला गया? वो टेढ़ी की बाजार चला गया। कहाँ पे चला गया? टेढ़ी की बाजार गया, और जब वहां पे उसने परचेज करा तो पता चला वहां पे 18 रुपए 50 पैसे का आलू मिल गया। तो अब आप समझिए जरा सा, प्रोडक्ट क्या है? आलू है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है, या अलग अलग डेट पे क्या हुई, उसकी वैल्यू में जो है उतार चढ़ाव आ गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं रही, ऑब्जेक्ट वही है आलू 1 किलो, लेकिन उसका मान जो है वो कॉन्टिन्यूअस क्या रहा? रेट बदलता रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन भी ऑब्जेक्ट या जिन भी नंबर्स का क्या हो, वैल्यू फिक्स नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। और इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्फाबेट का यूज हम करते हैं। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। हिंदी में हम कांस्टेंट को अचर राशियां कहते हैं। अचर मतलब जिस स्थायी हो, जिसका मान ना बदले, और चर राशि का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस चेंज होने वाला, ठीक है ना, सतत चलने वाला। तो अर्थात परिवर्तनशील, जो फिक्स ना हो, ठीक है। तो हिंदी में चर कहते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एंड एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द मैथ ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब एक ऐसा समूह जिसमें नंबर्स भी हों, वेरिएबल्स भी हों, और उनमें क्या हो? फंडामेंटल, जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल हैं, ठीक है, ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का साइन, इन सब के साथ क्या हो? एक कॉम्बिनेशन बना हो, एक सेट हो। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इस पूरे समूह को ही हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, अर्थात बीजी व्यंजक हम कहते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3x + 5, ठीक है, 4x² - 3x + 2, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो क्या है? कुछ चीजें और समझ लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ टर्म्स, अर्थात पद की संरचना कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है कॉफिशिएंट। इसमें जब हम एल्जेब्रा हम पढ़ने बैठते हैं, समझने बैठते हैं, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? एक आ गया कॉफिशिएंट। क्या है ये कॉफिशिएंट? ठीक है। तो द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा नंबर और वेरिएबल्स का, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी क्या कहते हैं? इसे हिंदी में गुणांक कहते हैं। और ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। एक क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, जिसमें नंबर्स होंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल, वेरिएबल्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में,
जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6x², तो यहाँ पे कोफिशिएंट में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और वहीं वेरिएबल कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ठीक है। तो 6 क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, क्या है ये, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और वहीं ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा, ओके। फिर आता है इसी में वेरिएबल, जो चर होती है क्या है, अननोन लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या है, चर राशियां होती हैं जो अननोन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें एक्सपोनेंट या पावर की कि घात क्या होती है। तो हाउ मेनी टाइम्स एक्स इज मल्टीप्लाइड, घात का मतलब या एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर हमने सपोज कि एक्स हमने क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट हमने थिंक नंबर लिया एक्स, तो एक्स को एक्स में ही कितने टाइम मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो एक्सेस होंगे वही क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट या फिर पावर हो जाएगी। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे x डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स 4 टाइम मैंने यहाँ 1 2 3 4 टाइम लिखा, तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ x रेज द पावर 4, x रेज द पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका घात के रूप में हो गया, एक्सपोनेंट के रूप में हो गया नंबर्स, ठीक है। तो x को आप कितने टाइम मतलब रिपीट करते हैं, कितने नंबर टाइम आता है, उसको एक्सपोनेंट पावर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। समझ पा रहे हैं, चीज को समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें टर्म आ गया है कि व्हाट इज एन इक्वेशन, समीकरण क्या है समीकरण, हम ये समझ लेते हैं। तो एन इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस स्केल, इट्स सेज बोथ साइड आर इक्वल। तो समीकरण एक तराजू की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड होते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि 2x + 3 = 9, तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म ये हो गए और फिर क्या हो जाएगा, इक्वल, और फिर आ गया नंबर या प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई नंबर लिखा जाएगा या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इक्वेशन कहते हैं। इट ऑलवेज हैज एन इक्वल, ये क्या होता है, इसके इक्वल साइंस होते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा एक क्या होता है, बराबर करते हैं। तो जो भी इक्वेशन लिखा जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन जब भी लिखा जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, उसके दो पक्ष होंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड होंगे। और जब भी लेफ्ट एंड राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं तो सही, फिर वो एक्सप्रेशन न रह के वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, वो इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे 4x² - 4 = 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अब हम देखेंगे क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पदों के आधार पर हम देखेंगे। तो पदों के आधार पर देखना है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है टर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस या माइनस हो, ठीक है, क्या हो, प्लस माइनस हो, और उससे क्या हो, वो सेपरेट हो रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए एज एग्जांपल 4x + 3, ठीक है, 4x + 3, तो यहाँ पर क्या है, 4x ये पहला टर्म हो जाएगा, और 3x जो आ गया ये कितना हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा। और किससे सेपरेट है, ये प्लस से सेपरेट है। प्लस और माइनस से ही सेपरेट होने वाले जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, पद कहेंगे। बस समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर फिर क्या है, यहाँ पर पदों की जो है संख्या, मतलब एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनके आधार पर हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है टाइप के प्रकार में, जैसे पहला हो जाता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, अ सिंगल टर्म, क्या होता है, इट हैज अ सिंगल टर्म, इट हैज अ सिंगल टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, ठीक। सपोज 4x 3x² - 6x3, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल टर्म है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये मोनोमियल कहेगा। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या, जिसे हम द्विपदी कहते हैं, द्विपदी व्यंजक। इसमें क्या होता है, इट हैज टू टर्म्स, क्या होते हैं इसमें, टू टर्म्स होते हैं। इसमें क्या होंगे, टू टर्म्स होंगे, और ये क्या हो जाएगा, द्विपदी बाइनोमियल बन जाएगा। लाइक दैट 2x + 3, 4x - 3, ओके, 7x
माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 टर्म्स आ गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। फिर इसके बाद आता है ट्राइनोमियल, जिसे हम त्रिपदी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपदी। इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट 3 टर्म्स। इसमें क्या होंगे, 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। तो जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x माइनस 3y प्लस जेड। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। ओके, अब अगर इससे ज्यादा टर्म आते हैं तो उसे फिर क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसे हम, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है, मोर देन टू टर्म्स। ओके, मोर देन 2 टर्म्स। ओके, मोर देन 2 टर्म्स आर 3 टर्म्स। अगर इनसे ज्यादा टर्म आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। यद्यपि पॉलिनोमियल तो सिंगल टर्म वाला भी होता है, ठीक है, बट उसे हम पर्टिकुलर नाम दे रखे होते हैं कि क्या नाम दे रखे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसलिए जब 2 या 3 पद से जब क्या हो जाए, ज्यादा टर्म्स आ जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 4x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 6, तो यहाँ पर 4 टर्म्स आ गए। ठीक है, 3x5 माइनस 2x4 प्लस 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन 2 और 3 टर्म्स है। अब पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं। आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल कोई टर्म है, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, उसे हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है। ठीक है, आइए तो कुछ बातों को हम समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, कि जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। लाइक दैट 1/x माइनस 3/x, तो इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल should not be negative, should not be negative or in fraction. ओके, लाइक कि मतलब पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की, वो x रेज द पावर मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, सपोज इस तरह से हो तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर x है या वेरिएबल है, उसकी पावर जो है फ्रैक्शन में a/b इस तरह से जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर क्या, फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर पावर इस तरह से होती है तो फिर वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, या फिर क्या नहीं होना चाहिए, रूट में, जो वेरिएबल को रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वेरिएबल को किसमें नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। एंड इन रूट, ओके, सपोज रूट x इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको कहीं एक्सप्रेशन में देखने को मिलती हैं तो इसे आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, पहचान लीजिए कि ये फिर पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं। बस समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, क्या है, एक्सपोनेंट जो होता है, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है
एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का जो वेरिएबल होता है ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर में होता है। बात समझ में आ गई, क्या होता है वो, होल नंबर में होता है। लेते हैं लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म, देखिए जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो मतलब पूरा क्लियर करूंगा, ओके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो सॉल्व करेंगे, ओके। तो लाइक टर्म जिसे हम क्या कहते हैं, समान पद, ठीक है ना, समान पद। तो क्या होते हैं, वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल should be same आर इक्वल। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हों तो अगर उसमें कहा जाए कि लाइक टर्म आप फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, या आप समझिए कि जब हम अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये समझते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि अलजेब्रा में ये कंडीशन है कि कोई नंबर, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी ऐड होगा जब उसमें क्या होंगे, लाइक टर्म मिलेंगे, सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब लाइक टर्म मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो हमें वैसे ही उन्हें नोट करना हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 4x है और यहाँ पे क्या है 3x, ये क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म। 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए x जो यहाँ पे बेस है ये आपका क्या है, सेम है, पावर क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो ये मिल रहा है, वेरिएबल टर्म मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा, ठीक है। और अनलाइक तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो जाएंगे, कि जब ये सारी चीजें नहीं मिले, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा, वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल should not be required to same, ओके, कि जिसमें इनकी कुछ जरूरत ही ना पड़े कि वो सेम हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी, जैसे यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ -2 आ गया, तो क्या ये वेरिएबल जो यहाँ पे मतलब टर्म्स दे रखे हैं, क्या ये जो है आपके जो है ये लाइक टर्म है, तो नो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -2 है ओनली, तो इसलिए क्या है, लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 2y, तो क्या ये टर्म लाइक है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल या फिर उसकी पावर नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल और समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो, 4x स्क्वायर हो और यहाँ पे क्या आ जाए 5x, तो क्या ये लाइक टर्म है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो मिल गए बट उसकी पावर जो है मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म होगा। तो ये बात समझ आ गई, लाइक और अनलाइक समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की, किसकी बात करते हैं, डिग्री की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डिग्री, एक टर्म किससे आता है, डिग्री भी आता है इसमें, ठीक है। डिग्री जिससे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं या घात भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक। क्या होता है ये समझते हैं, मैक्सिमम पावर आर एक्सपोनेंट of expression of variable in an expression is called degree, is called degree। तो कोई एक्सप्रेशन में जब मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की, वो ही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, घात कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। आइए एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हो 4x स्क्वायर माइनस 3x
की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर जो मैक्सिमम पावर होगी, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है 5। तो 5 यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर है इस एक्सप्रेशन में, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर क्या है 4xy प्लस 3x² y² माइनस 6xy z की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ हो, तो अब यहाँ पे जो है डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री होने की कंडीशन वही है, सेम, क्या कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे पावर टोटल कितनी बन गई, 5 बन गई। यहाँ पे टोटल कितनी बन रही है, तो भैया 4 बन रही है। यहाँ पे कितनी बन रही है टोटल, तो 2 बन रही है। तो इसलिए जो मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, चलिए तो अब हम इक्वेशन देख लेते हैं, टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस होते हैं ये क्या होते हैं, घातों के आधार पर डिसाइड करे जाते हैं, ठीक है ना। डिपेंड ऑन द पावर्स, डिपेंड ऑन द पावर्स आर एक्सपोनेंट, ठीक है। घातों के आधार पर क्या किया जाता है, डिसाइड करा जाता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, इट्स मैक्सिमम पावर इज 1। तो इसमें क्या होगा, लीनियर में क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण हम कहते हैं। तो रैखिक समीकरण में क्या होगा, जब पावर क्या होगी एक्सप्रेशन की 1 होगी, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे 4x + 2, तो यहाँ पे क्या है, ये पावर यहाँ पे कितनी है, x के ऊपर वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण हम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या होता है, इट्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 2। यहाँ पे जो होगा क्या होगा कि पावर जो होगी 2 होगी, ax² + bx + c, इस फॉर्मेट में क्या होगा, ये इक्वेशन होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 4x² - 6x + 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और तीसरा, थर्ड नंबर हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघाती समीकरण, ठीक है, त्रिघाती समीकरण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। या इससे भी लिख सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा, जब हाईएस्ट डिग्री या पावर एक्सपोनेंट क्या हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन बने हुए होंगे। ओके, आइडेंटिटीज आर लाइक फॉर्मूला दैट ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। तो जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या है, एक फार्मूला की जैसे वर्क करती है, वो हमेशा क्या होती है, सत्य होती हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये खैर यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b², ठीक है, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पर, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये क्या हो जाते हैं, आइडेंटिटीज हो जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। देखिए जैसे a² - b² = a - b
एंड अनदर बॉक्स ए प्लस बी क्या हो जाती है, आइडेंटिटीज हो जाती हैं। कुछ और आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा अब ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन अदर बॉक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ क्या है, आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकाएं हैं जो हमें क्या होंगी आगे आने वाले एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपका सारा डाउट जो रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा और कॉन्सेप्ट इसी के साथ आपको क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी समझ में आया होगा ये। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करिए और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन्हें लिखें। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।